रेयान ऑफिस से निकलकर अपने पर्सनल एलिवेटर के अंदर आ गया और फिर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर चला आता है। उसके आते ही ड्राइवर कार का दरवाजा खोल दिया तो रेयान कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही रेयान ड्राइवर को देख कड़क आवाज में ही कहा, कॉलेज चलो। तो फिर ड्राइवर भी यस सर कहते हुए कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है और साथ ही रेयान दक्ष को मैसेज करके मना भी कर चुका था कि उसे लेने ना आए। दूसरी तरफ दक्ष जो रेडी होकर जाने ही वाला था पर अपने बॉस का मैसेज देख वो रुक गया और रेयान को ओके सर मैसेज टाइप कर सेंड कर देता है। फिर आराम से हॉल के सोफे पर बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लेने लगा था। तभी वहां हॉल में निशांत आया और आते के साथ उसका नजर दक्ष पर पड़ा जो अच्छे से रेडी होकर बैठा था। उसे इतना ज्यादा तैयार देख निशांत कहता है, लगता है उस बच्चे से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए इतना सज धज कर बैठे हो। निशांत के ताने से भरा सवाल सुन दक्ष मुस्कुराया और कहा, हाँ एक्साइटेड तो हूँ, आखिर अंश है ही इतना ज्यादा क्यूट। दक्ष के मुंह से किसी और का तारीफ सुन पता नहीं क्यों पर निशांत को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में दक्ष के पास जा उसके हाथ से आइसक्रीम का बाउल ले कोल्डली कहता है, अंश बॉस के साथ 1 महीने तक रिलेशनशिप में रहने वाला है तो उसका ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना रूम में लॉक करके तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा। इतना कह निशांत उसका झूठा आइसक्रीम खाते हुए वहां से चला जाता है। वही दक्ष निशांत के हरकत से परेशान हो खुद में ही कहता है, ये खुद को समझता क्या है, पर अचानक हुआ क्या इसे। खुद में ही इतना कह दक्ष ज्यादा ना सोचते हुए अपना लैपटॉप निकाल काम करने लगता है। वही कॉलेज में उन तीनों का क्लास भी ओवर हो चुका था तो तीनों साथ ही बातें करते हुए बाहर निकलते हैं। वही अंश उसका नजर अपने फोन पर टिका था। वो अपना व्हाट्सएप खोल देखा और अपने मन में कहा, इस डेविल ने मैसेज तो पढ़ लिया पर उसका कुछ रिप्लाई क्यों नहीं आया, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया। अंश को चुप देख तन्वी उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, क्या हुआ रसमलाई, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो। वही मुस्कुराते हुए अंश कहा, कुछ भी नहीं, और तुम दोनों बताओ, कल संडे है तो चलते हैं कहीं, वैसे भी मुझे मुंबई घूमना है। ये सुन मलंग झट से कहता है, सॉरी अंश, मुझे कल काम है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। वही तन्वी भी कहती, और कल मेरे भैया आ रहे हैं तो कल उन्हें लेने मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। उन दोनों के बात को सुन अंश के चेहरे पर उदासी छा जाता है। उसे उदास देख मलंग उसे पीछे से हक कर प्यार से कहता है, सॉरी यार, पर सच में कुछ जरूरी काम है, अगर नहीं होता तो पूरा दिन तुझे बाइक में घुमाता और पूरा मुंबई दिखाता। ये सुन अंश भी उसका हाथ पकड़ कहता है, इट्स ओके यार, पता है मुझे। फिर अंश तन्वी की तरफ देख कहता है, वैसे तुम्हारे भाई कहाँ से आने वाले हैं। तो तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, जहाँ से तुम आए हो, और यहाँ तक को वो सेम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। ये सुन अंश झट से कहता है, मतलब तुम्हारा भाई रांची से है और हम सेम यूनिवर्सिटी में थे। तो तन्वी भी अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती, हाँ अंश, पर तुम उन्हें नहीं जानते होगे क्योंकि वो जल्दी जूनियर स्टूडेंट से बात नहीं करते थे और अब उनका MBA भी खत्म हो चुका है तो यही मुंबई में आकर ही रहेंगे। वही अंश खुश हो कहता, अमेजिंग यार, वैसे क्या नाम है तुम्हारे भाई का। वही तन्वी आगे कुछ कहती कि तभी अंश का फोन रिंग होने लगता है और सब खामोश हो जाते हैं। जब स्क्रीन पर अंश डेविल नाम देखा तो उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही जब मलंग और तन्वी डेविल नाम देखी उसके फोन पर तो दोनों साथ ही कहते हैं, डेविल कौन है जिसका नाम पढ़ते ही तुम इतने खुश हो गए। अब उन दोनों को अंश क्या ही जवाब देता, तो वह उन दोनों से झूठ कह देता है, वो डेविल मेरे फ्रेंड का निकनेम है जो मैंने रखा था। इतना कह अंश चवन्नी मुस्कान दिए अपना फोन को लिए उन दोनों से साइड आ जाता है और फोन को रिसीव कर अपने कान में लगा कुछ कहता उससे पहले ही रेयान का कठोर आवाज उसके कानों पर पड़ता है, कितना बकबक करते हो जूलियट, पिछले 10 मिनट से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना कह रेयान फोन काट देता है। उसके फोन रखते ही अंश चिढ़ते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है इनका, वो ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे कि मैं इनका गुलाम हूँ। खुद में ही इतना कह अंश अपने दोस्तों के पास जा कहता है, चलो यार अब चलना चाहिए, लेट हो रहा है। वही मलंग टाइम देखता और कहता है, लेट तो हो रहा है, अंश तुम्हें छोड़ दूं। वही झट से अंश कहता, अरे नहीं मैं चला जाऊंगा। तो मलंग भी ओके कह देता है और अपना बाइक में बैठ हेलमेट पहन निकल जाता है। मलंग के जाते ही अंश और तन्वी साथ ही कॉलेज के बड़े से गेट से बाहर निकलने लगते हैं। आज मलंग के पहले जाने से तन्वी के दिल में एक उम्मीद जग गई थी कि शायद आज उसे अंश के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिले। तो तन्वी अंश की तरफ देख प्यार से कहती, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, मेरा कार आता ही होगा। वही अंश झट से कहता है, नहीं तन्वी मैं चला जाऊंगा और मेरा फ्रेंड है जो मुझे लेने आने वाला है, तो तुम चली जाओ। जब अंश ये कहता तो तन्वी को बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है।
उसके उदास चेहरे को देख अंश फ्लिटी आवाज में कहता है, उफ, इतनी क्यूट लड़की के चेहरे पर उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सो प्लीज मुस्कुरा दो और बेफिक्र होकर जाओ। अंश का बात सुन तन्वी भी मुस्कुरा देती है। जब रेयान अंश को ऐसे किसी लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ देखा तो उसका आंख गुस्से में कठोर हो जाता है। वही तन्वी अंश को बाय बोल अपने कार में बैठकर चली जाती है। उसके जाते ही अंश भागता हुआ रेयान के कार के पास चला आता है और कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर रेयान का पर्सनल मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठे अंश रेयान को इग्नोर कर बाहर खिड़की की तरफ का नजारा देख रहा था। वही रेयान अंश को गुस्से भरे नजरों से घूर रहा होता है और फिर वो भी अंश को इग्नोर करते हुए कड़क आवाज में कहता है, वो लड़की कौन थी? रेयान का बात सुन अंश रेयान के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहना शुरू करता है, तन्वी थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और सिर्फ वही नहीं मलंग, वो भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे हैं। तो रेयान गुस्से में कहता है, फाइन, पूरी राम कहानी बताने को नहीं कहा है। इतना कह रेयान उसके आगे कोई सवाल नहीं करता है। वही अंश रेयान को मन ही मन कोसते हुए कहा, अजीब पागल इंसान है, खुद ही सवाल करता है और जवाब दो तो डांट देता है, साइको कहीं का। कुछ ही देर में रेयान का मेंशन आ चुका था, तो फिर दोनों कार से उतरते हुए अंदर चले आते हैं। उनके आते ही निशांत और दक्ष भी वहां पर आ जाते हैं। अंश के अंदर आते ही दक्ष के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही अंश भी दक्ष के पास आ उसके गले लग जाता और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलकर। उन दोनों का भाईचारा देखकर निशांत धीमे आवाज में चिढ़कर कहा, देखो तो इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हो। वही रेयान को भी अंश का दक्ष के करीब जाना थोड़ा खल रहा था, पर ज्यादा रिएक्ट न करते हुए वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम चला जाता है। कुछ देर बीत गया, अंश दक्ष के साथ हॉल में ही बैठा था। वही रेयान अंश को एक नया लुक देना चाहता था जिसमें वो बिल्कुल किसी लड़की की तरह दिखे, और इसलिए रेयान ने ऑर्डर देकर अपने मेंशन में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया था ताकि अंश को मेकअप वहीं पर इजीली हो जाए। वही अंश हॉल के सोफे पर दक्ष के साथ बैठा था, तभी वहां रेयान और निशांत साथ आते हैं। रेयान को देख दक्ष खड़ा हो जाता है, उसे खड़ा देख अंश भी खड़ा हो गया था। तो रेयान अंश के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वही अंश बिना कोई सवाल किए जा तो रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयान उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ ही देर में रेयान अंश को अपने साथ लेकर पार्लर आ जाता और वहां पहले से ही मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थी जिसका नाम अलीशा था। रेयान अलीशा की तरफ देख बोल्डली कहता, इसका पूरा मेकओवर करो, सब कुछ करना, ये बिल्कुल लड़की की तरह लगना चाहिए। रेयान का बात सुन अंश रेयान का हाथ पकड़ अपनी चमकती आंखों से रेयान के आंखों में देखते हुए कहा, पर मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करवाना वो सब, बहुत दर्द होगा मुझे। वही रेयान अंश की तरफ देख कठोर आवाज में कहता है, 1 महीने तक तुम मेरे हो, तो जो चाहे वो कर सकता हूँ मैं, तो जैसा कहा है वैसा ही करो। इतना बोल रेयान वहां से चला जाता है। बेचारा अंश, रेयान का बात सुन उसका चेहरा लटक गया था। उसके लक्की चेहरे को देख अलीशा अंश के पास जा प्यार से कहती, तुम फिक्र मत करो अंश, मैं आराम से करूंगी। तो अंश भी मुस्कुराते हुए ओके कह देता है। फिर अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहता है, रिलैक्स अंश, सिर्फ चेहरे पर मेकअप ही करेगी, उसमें दर्द थोड़ी होगा, और ज्यादा से ज्यादा फेशियल करेगी। खुद में ही इतना कह मासूम अंश चेयर पर जाकर आराम से लेट जाता है। अब अंश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि वैक्सीन भी होने वाला है। वही अलीशा अंश की तरफ एक कपड़ा बढ़ाते हुए कहती है, अंश तुम अपने कपड़े को चेंज करके इसे पहन लो। वही अंश कपड़े को देख अलीशा की तरफ देख मासूमियत से भरे आवाज में सवाल करता है, ये पिंक कलर का नाइटी आप मुझे क्यों पहनने को कह रही हो? और आगे शर्माते हुए कहा, मैं लड़की थोड़ी हूँ। वही अलीशा अंश का शर्माता हुआ चेहरा देख मुस्कुराते हुए कहती, बहुत क्यूट हो तुम अंश, और मैं ये कपड़ा पहनने को इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारा कपड़ा गंदा ना हो जाए बस। वैसे तो अंश का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर कोई चॉइस भी नहीं बचा था बेचारे के पास उस कपड़े को पहनने के अलावा। तो अंश उस नाइटी को ले अपना सिर को नीचे झुकाए कहता है, ओके कर लेता हूँ चेंज। इतना बोल अंश बाथरूम चला गया और अपने कपड़े को खोल उस नाइटी को पहन लेता है। उस शॉर्ट नाइटी में भी अंश बहुत ही क्यूट लग रहा था, और चेंज करने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ बिना अलीशा की तरफ देखे अपने नजरों को झुकाए जाकर चेयर पर लेट जाता है अपने आंखों को बंद करके। अंश की हरकत पर अलीशा से भी अपना हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था, और अलीशा को पता था अंश को बहुत दर्द होगा क्योंकि अब उसे आदत जो नहीं था। इसलिए अलीशा अपना हेडफोन में म्यूजिक कनेक्ट कर अंश के कान पर लगा कहती, इसे मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ तब तक। तो अंश भी ओके कह देता है। अंश का ओके सुन अलीशा वैक्सीन के लिए पेस्ट तैयार करती और व्यूसिन स्टिक गर्म करने लगती है।
तो वही दूसरी तरफ निशांत हॉल में बैठे अपने लैपटॉप में किसी को मेल सेंड कर रहा था, पर अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो गया। निशांत को कुछ समझ नहीं आया अचानक से हुआ क्या, पर इस वक्त उसे मेल भेजना ज्यादा जरूरी था तो सोचने लगता क्या करे। तभी उसका नजर सामने टेबल पर रखा दक्ष का लैपटॉप पर गया और मुस्कुराते हुए निशांत उसके लैपटॉप को खोल देता है। वैसे तो दक्ष के लैपटॉप में पासवर्ड लगा था, पर निशांत को हैकिंग का अच्छा खासा नॉलेज था, इसलिए वो चुटकी में दक्ष का पासवर्ड को ब्रेक कर उसका लैपटॉप ऑन कर लेता है। फिर अपना आईडी लॉगिन कर अपना काम करने लगता है। तभी वहां दक्ष आ रहा होता है और जैसे ही दक्ष का नजर निशांत के इस्तेमाल कर रहे खुद का लैपटॉप पर गया, वो गुस्से में निशांत के पास जा उसके हाथ से लैपटॉप को छीनते हुए गुस्से में कहा, मेरे लैपटॉप में क्या कर रहे हो तुम? उसके गुस्से को देख निशांत खड़ा हो कड़क आवाज में कहता है, कुछ खास नहीं, बस एक मेल सेंड करना था तो वही कर रहा था। तो दक्ष चिढ़ते हुए कहा, हो गया ना तुम्हारा काम, अब दोबारा मेरे लैपटॉप को हाथ भी मत लगाना। इतना कह दक्ष अपने रूम चला जाता है। वही निशांत को दक्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था। हमेशा ही दक्ष अपने लैपटॉप को लेकर इतना इनसिक्योर रहता था और यही सोचते हुए निशांत खुद में ही कहता, आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है इसके लैपटॉप में जो ये किसी को बताना नहीं चाहता। इतना कह क्रूर मुस्कान के साथ बोला, जो भी हो निशांत से छुपाना मुश्किल है दक्ष। वही वैक्सीन करने के लिए पेस्ट भी तैयार हो चुका था और स्टिक भी गर्म हो गया था। तो अलीशा स्टिक में पेस्ट को लगा अंश के हाथ को पकड़ पेस्ट लगाती है। पेस्ट उसके हाथ के बाल पर लगती है। जैसे ही अंश को गर्म का एहसास हुआ, वो झट से अपने आंखों को खोल घबराए आवाज में अलीशा से कहा, क्या कर रही हो आप, ये इतना गर्म क्यों है? बहुत जल रहा है मुझे। वही अलीशा उसके हाथ में पूरा पेस्ट लगाते हुए कहती, रिलैक्स अंश, बस थोड़ी देर और फिर नहीं जलेगा। और फिर अंश की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, फर्स्ट टाइम है ना तो बस थोड़ा दर्द होगा, पर तुम लेट जाओ और म्यूजिक एंजॉय करो। वही अंश को बहुत जल रहा था और धीरे धीरे उसके आंखों में आंसू आने लगा था, पर अलीशा के कहने पर वो आपस अपने आंखों को बंद कर लेट जाता है। तभी अलीशा रोलर को अंश के हाथ पर चिपका देती है। ये सब देख अंश को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। तो अलीशा आगे रोलर को कस के अंश के हाथ से निकालती है और जैसे ही रोलर निकला, अंश दर्द के कारण जोर से चिल्ला पड़ता है, आह! अंश का आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठा था। वही अंश चेयर से उठते हुए बाहर हॉल की तरफ भाग जाता है चिल्लाते हुए ही। अंश को ऐसे भागता देख अंश को रोकने के लिए अलीशा भी उसके पीछे भागी। अंश के आवाज को सुन दक्ष और निशांत भी सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आने लगते हैं। जब दोनों का नजर अंश के पहने पिंक कलर का नाइटी पर गया तो दोनों को हंसी आने लगता है। वही दक्ष अंश के पास जा उसे समझाने और शांत करने की कोशिश किए जा रहा था, पर अंश वो बिना किसी का बात सुन बस चिल्लाए जा रहा था, आह करते हुए। तभी इरिटेट हो वहां रेयान आया और अंश को चिल्लाता देख गुस्से में कहा, क्यों चिल्ला रहे हो तुम अंश? जब अंश अपने सामने रेयान को देखा तो रोते हुए अंश रेयान के पास जा उसके गले से लग जाता है और रेयान के कोट को कस के पकड़ रोते हुए कहता है, मुझे वैक्स नहीं करवाना है, बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल वो तेजी से रोना शुरू कर देता है। अंश के करीब आने से रेयान के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी, एक उठता शोर जो बिल्कुल नया था। कुछ अलग ही महसूस हो रहा था रेयान को। तो वो अपने एक हाथ से अंश के बाजू को पकड़ा और दूसरे हाथ से अंश के बाल को प्यार से सहलाते हुए अपने वम आवाज में कहा, बस रोना बंद करो, अगर तुम वैक्स नहीं करवाना चाहते तो कोई नहीं करेगा। रेयान का बात सुन अब जाकर अंश को सुकून मिल रहा था और उसका रोना भी बंद हो गया था। वही निशांत, दक्ष और अलीशा तीनों ही रेयान को अंश से इतने प्यार से बात करता देख तीनों हैरान हो चुके थे। कुछ देर तक ऐसे ही रेयान अंश के बालों को प्यार से सहलाता रहा, फिर उससे दूर हो अलीशा की तरफ देख कठोर आवाज में ही बोला, वैक्स की जगह कुछ और करो जिसमें अंश को दर्द बिल्कुल भी ना हो। तो अलीशा भी हाँ कह दी। फिर अंश के पास आई और बोली, चलो अंश। अंश को अब भी डर लग रहा था, वो अब भी रेयान की कोट में मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी रेयान अंश की तरफ देखते हुए कहा, जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रेयान का बात सुन अंश मुस्कुराया और अलीशा के साथ चला गया। उसके जाते ही रेयान भी वापस अपने रूम में चला गया। तो वही दक्ष और निशांत तो हैरान थे अपने बॉस का बदला रूप देखकर। ऐसे ही वक्त बीत गया। शाम का 5 बज रहा था। नील अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो नील अपना काम छोड़ अपने फोन को निकाल देखता है और स्क्रीन पर डैड नाम देख नील की आंखों में गुस्सा भर गया और वो फोन उठा अपने कान पर लगा चिढ़ते हुए कहता है, यस डैड। वही नील के डैड मिस्टर रितेश ओबरॉय थे। वह मुस्कुराते हुए कहते, अगर आज फ्री हो तो कैफे चले कॉफी पीने।
नील इनकार करने ही वाला था कि तभी उसके डैड कहते, एक इम्पॉर्टेंट बात करना है, हो सके तो आ जाना, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। वही नील आगे बस ओके कह देता है और फोन काट देता। फोन काटते ही नील अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहता, पता नहीं अब कौन सा इम्पोर्टेंट बात करना है इन्हें। खुद में ही इतना बोल वो गुस्से में अपना सिर को चेयर पर टिका बैठ जाता है। तभी नील की असिस्टेंट दिव्या दरवाजा नॉक करती है, तो नील भी गुस्से में दिव्या को अंदर आने का परमिशन दे देता है। वही दिव्या दिखने में काफी खूबसूरत थी। वो अपने हील्स को टिक टॉक करते हुए अंदर आती है और नील को परेशान देख उसके पास जा नील के सीने पर अपना हाथ रख सेडेक्टिव आवाज में कहती है, क्या कोई परेशानी है आपको? अगर आप चाहो तो मैं आपके परेशानी को दूर कर सकती हूँ। वही नील क्रूर मुस्कान अपने होठों पर टिकाए कहा, सोच लो, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा मेरे साथ, बहुत दर्द दूंगा तुम्हें क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वही दिव्या नील के शर्ट के बटन को खोलते हुए कहती, और इस दर्द में भी सुकून है नील सर, जो मैं आज फील करना चाहती हूँ। ये सुन नील उसका हाथ पकड़ अपने गोद में खींच लेता है और उसके होठों को अपने होठों के अंदर भर कठोरता से चूमने लगता है। वही दिव्या अपना हाथ नील के कंधे पर मजबूती से पकड़ उसका साथ देने लगती है। कुछ देर किस करने के बाद नील उसे किस करते हुए ही उसे अपने गोद में उठा सोफे पर सुला देता है और अपना कोट खोल दिव्या के पूरे कपड़े को उसके जिस्म से निकाल पूरे शरीर को चूमते हुए अपना चूमने का निशान बनाने लगता है। और धीरे धीरे नील उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने लगता और उसे कठोरता से उसके पूरे शरीर के साथ खेलने लगता है। करीबन आधे घंटे बाद नील दिव्या से दूर हो अपना कोट पहनते हुआ अपना हुलिया ठीक करने लगता है। वही दिव्या भी अपना कपड़ा पहन नील को पीछे से हक कर अपने जज्बातों को जाहिर करते हुए कहती, इस पल का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था नील सर, आई लव यू नील सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी पहले दिन से ही। दिव्या का बात सुन नील कठोर आवाज में कहता, नो नीड टू कम टू ऑफिस फ्रॉम टुमारो। ये सुन दिव्या नील से दूर हो कहती, मतलब? वही नील भी उसकी तरफ पलटते हुए कहता, बिकॉज यू आर फायर्ड। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया और वह नील का हाथ पकड़ प्यार से कहती, क्यों सर, क्या आपको मेरे साथ सेटिस्फाई नहीं हुए? मैं एक बार और। दिव्या इतना कही ही थी कि नील अपने चेयर के पास जा बैठते हुए कहता, क्योंकि नील ओबरॉय को ऐसे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसके दिल में मेरे लिए फीलिंग या प्यार हो। और तुमने अपने फीलिंग कन्फेस करके गलती की, सो प्लीज चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। और हाँ, तुम्हारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा, किसी चीज का जरूरत हो तो मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर लेना, अब जा सकती हो। नील के बातों को सुन दिव्या आगे कुछ नहीं कहती और बिना कुछ कहे चली जाती है। उसके जाते ही नील भी खड़ा हो अपना फोन ले केबिन से बाहर चला जाता है, फिर एलिवेटर के अंदर जा ग्राउंड फ्लोर पर आता और अपने कार के पास जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर उस कैफे में जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अंश भी रेयान के साथ हॉल में बैठा था। तभी रेयान अंश की तरफ देख कहता है, कल डिजाइनर ड्रेस लेकर आ जाएगी तो हर एक ड्रेस पहनकर ट्राई कर लेना। और आगे अंश को घूरते हुए कहता, आज की तरह नखरा मत करना, हमारे पास सिर्फ 2 दिन और बचा है, तो कल मैं तुम्हें अपने फैमिली के बारे में भी बता दूंगा। अंश रोया था इसलिए दक्ष उसके लिए केक लेकर आया था और अंश का पूरा ध्यान सिर्फ केक खाने पर था, वो रेयान का बात पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। तभी गुस्से में रेयान कठोर आवाज में कहता है, सुनाई दिया तुम्हें? वही अंश अपने होठों पर पाउट बना कहा, बहरा थोड़ी हूँ, सब सुनाई देता है मुझे, ओके ड्रेस ट्राई कर लूंगा बिना नखरा किए। अपने आंखों को रोल कर रेयान खड़ा हो जाने को था, तभी अंश रेयान का हाथ पकड़ अपने मासूम आवाज में कहा, आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सुन रेयान पीछे मुड़ा और अंश की तरफ देखा। अंश इस वक्त और भी ज्यादा मासूम लग रहा था और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में डूब जाते हैं। तभी रेयान अपने सेंस में आ बस ओके कहते हुए उसका हाथ छुड़ाता है, तो अंश दोबारा उसका हाथ पकड़ बोला, वैसे आपको नहीं लगता हमें साथ में एक दूसरे के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहिए, थोड़ा और करीब से एक दूसरे को जानना चाहिए? अंश का बात सुन रेयान वापस सोफे पर बैठ कहता है, क्यों? तो अंश अपने हाथ से ही होठों को पोंछने के बाद अपने पैर को मोड़ सोफे पर आराम से बैठ गया और रेयान के थोड़ा करीब जा कहा, क्योंकि आपके फैमिली को लगना भी तो चाहिए कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है, एक दूसरे को कितना समझते हैं और कितना ज्यादा जानते हैं एक दूसरे को। और अपना रोंदू चेहरा बना कहता, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आपकी फैमिली मुझसे आपके बारे में ढेर सारे सवाल पूछेंगे, अगर मैं नहीं बता पाया तो सबको शक हो जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं। वही रेयान झट से कहता है, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, सो डोंट वरी। वही अंश रेयान का हाथ पकड़ बोला, आप लड़के के फैमिली वालों को जानते नहीं हैं, वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और बेचारी लड़कियों का टेस्ट लेते रहते हैं,
ये देखने के लिए कि ये लड़की मेरे बेटे के लायक है भी या नहीं। वही रेयान वंश को घूरते हुए कहता है, तुम काफी एक्सपीरियंस लगते हो, पिछले जन्म में लड़की थे क्या? वही अंश चिढ़ते हुए कहता, उफ, मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूँ। ये सुन रेयान अंश की कमर को पकड़ अपने और करीब खींच लेता है और उसके होठों को रब करते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहता है, फाइन बेबी, कल संडे है तो यहाँ आने से पहले एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताते हैं और थोड़ा करीब से जानते हैं एक दूसरे को। ये सुन अंश का चेहरा लाल हो जाता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगा था और बेचारा घबराए आवाज में कहा, मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज घर छोड़ देंगे? वही रेयान उससे दूर हो खड़ा हो गया और मेंशन से बाहर की तरफ जाते हुए कहा, जल्दी आओ, कार में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो अंश भी हाँ कहते हुए भागते हुए बाहर चला जाता है। वही अपने रूम में बैठा निशांत अपने लैपटॉप में दक्ष का लैपटॉप को हैक कर उसका सारा डाटा अपने में ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहा था और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दक्ष का लैपटॉप हैक हो ही गया और सारा डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता। ये देख निशांत सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता है, बस दक्ष कुछ मिनट और फिर तुम्हारा सच खुद ही मेरे सामने आ जाएगा। वही कुछ ही देर में दक्ष के लैपटॉप का सारा डाटा निशांत के लैपटॉप में ट्रांसफर हो चुका था और ये देख निशांत काफी खुश हो जाता है और लग जाता हर एक फाइल ओपन करके ढूंढने की आखिर दक्ष के लैपटॉप में ऐसा है क्या। हर एक फाइल का छानबीन करने के बाद निशांत को एक फाइल दिखता है जिसमें माय लाइफ नाम से फोल्डर बना था। ये देख निशांत उस फाइल को ओपन करता है और निशांत के सामने दक्ष का फोटो खुल जाता, वो भी एक हैंडसम लड़के के साथ। उस दूसरे लड़के का फोटो दक्ष के साथ देख निशांत खुद में ही कहता है, आखिर ये लड़का है कौन, इसे कभी दक्ष के साथ तो देखा नहीं हूँ। खुद में ही इतना कह निशांत पूरे फोटो को स्क्रोल करने लगता है। तभी उसे उन दोनों का ढेर सारा फोटो देखा जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो भी लिप्स पर। ये देख निशांत हैरान हो गया और हैरानी में कहा, मतलब ये लड़का दक्ष का बॉयफ्रेंड है? और आगे चीखते हुए कहा, मतलब दक्ष गे हैं? उसे हैरानी तो हुआ पर साथ ही वो खुश भी हो जाता है और अपने लैपटॉप को बंद कर क्रोल मुस्कान के साथ कहता है, वाओ, अब दक्ष को कंट्रोल कैसे करना है वो मुझे अच्छे से पता है। अब देखो क्यूटी, कैसे तुम्हारा गे होने का पूरा फायदा उठाता हूँ मैं। दूसरी तरफ नील उस कैफे में पहुंच जाता है जहां उसके डैड ने उसे मिलने बुलाया था। तो नील अपनी कार से उतर कर कैफे के बाहर खड़ा हो जाता है और गहरी सांस भरते हुए खुद में कहता है, पता नहीं डैड क्यों बुलाए होंगे, कौन सा नया सरप्राइज मिलने वाला है मुझे आज। खुद में ही इतना कहते हुए नील कैफे के अंदर चला जाता। अंदर जाने के बाद नील को देखते ही कैफे की ऑनर प्रिया अपना ड्रेस को थोड़ा नीचे कर नील के पास आ कहती, नील सर, आपके डैड वीआईपी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो नील मुस्कुराते हुए नील प्रिया की तरफ देख कहता, वैसे इस खूबसूरत हसीना का नाम क्या है? वही प्रिया भी मुस्कुराते हुए कहती, प्रिया। इतना बोल प्रिया नील के आगे खड़ी हो जाती है और नील का कदम रुक जाता। तभी प्रिया नील के सीने पर हाथ रख सेडिक्टिव आवाज में कहती, वैसे मैंने सुना है आप अभी तक सिंगल हो। वही नील प्रिया का कमर पकड़ अपने करीब खींच लेता है और कहता है, यस बेबी डॉल, पर मुझे सिंगल रहना ही ज्यादा पसंद है, पर हाँ अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो तो बोलो। इतना बोल नील प्रिया के कान के करीब जा कहता, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन बेड। ये सुन प्रिया मुस्कुरा देती है, फिर दोनों वीआईपी रूम तक पहुंच जाते हैं। तो नील प्रिया की तरफ देख कहता, बेबी डॉल मेरा इंतजार करो, मैं डैड से मिलकर आता हूँ। इतना कह नील अंदर चला जाता है। वही प्रिया ये सुन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिलहाल के लिए वहां से चली जाती है। अंदर जा नील देखता उसके डैड के साथ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी है। तो नील अपने डैड के सामने वाली चेयर पर बैठ गुस्से में कहता, सो कौन सा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आपने बुलाया है? तो नील के डैड नील की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते, इससे मिलो, ये कृतिका है और ये। नील के डैड इतना कह ही थे कि नील अपने डैड का बात बीच में ही काटते हुए कहता है, सॉरी डैड, अगर आप मेरे रिश्ता इस लड़की से करवाना चाहते हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही उसके डैड हंसते हुए कहते, कॉमन नील, अभी तो तुम्हारे ऐश करने के दिन है, तो तुम्हारे रिश्ते के बारे में मैं क्यों सोचूं, और ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है। और उस लड़की कृतिका के होठों पर लाइट किस करते हुए नील के डैड कहते, बहुत जल्द कृतिका से शादी करने वाला हूँ, तुम मेरे बेटे हो तो जानना हक है तुम्हारा, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूँ। ये सुन नील का चेहरा डार्क हो गया और गुस्से में वो खड़ा हो कहता है, शादी, वो भी इस लड़की से? डैड ये उम्र में आपसे छोटी है, अरे कम से कम अपनी उम्र की लड़की से ढूंढकर शादी करते। नील का बात सुन नील के डैड कृतिका की तरफ देख कहते, बेबी कार में जाकर मेरा वेट करो, अपने बेटे से बात करके आता हूँ।
तो कृतिका भी ओके कहते हुए चली जाती है। उसके जाते हो नील के डैड भी खड़े हो कहते, व्हाट इज रॉन्ग विद योर नील, क्यों मुझे तुम खुश नहीं देख सकते हो कभी, हमेशा तमाशा करना जरूरी है क्या। तो नील गुस्से में कहता, आप किसी और से शादी कर भी कैसे सकते हो डैड, आप मेरी मॉम के हस्बैंड हो। वही नील के डैड ऊंची आवाज में कहते, हाँ तुम्हारी मॉम का हस्बैंड था, पर अब नहीं हूँ और मुझे पूरा राइट है दोबारा शादी करने का, समझे तुम। इतना कहने के बाद उसके डैड नील की तरफ देख कहते, और तुम्हें मुझे रोकने का राइट नहीं है, तुम खुद रोज नई नई लड़कियों के साथ रात गुजारते हो, तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो नील, याद रखना तुम मेरे ही बेटे हो और कहीं ना कहीं मेरे जैसे ही हो। इतना बोल उसके डैड भी वीआईपी रूम के बाहर चले जाते हैं। अपने डैड के जाते ही नील अपना हाथ का मुट्ठी बांध खुद में ही कहता है, सही कहा आपने, मैं आपका ही बेटा हूँ, तो घटिया भी तो आपकी तरह ही रहूंगा ना। इतना बोल नील भी वीआईपी रूम से निकल जाता है और नीचे चला आता और प्रिया को ढूंढने लग। तभी उसे प्रिया नजर आती है तो नील गुस्से में प्रिया के पास जा उसका हाथ पकड़ कहता, चलो मेरे साथ, और उसे लिए चलने लगता है। नील को अचानक से हाथ पकड़ता देख प्रिया कहती है, क्या बात है, बहुत जल्दी है आपको जाने का, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। प्यार वर्ड सुन नील का कदम रुक गया और वो पलटकर उससे कुछ कहता, तभी उसे अंदर से कुछ शोर सुनाई देता है। तो अंदर चल रहे शोर का आवाज सुन नील कहता, क्या हो रहा है अंदर। वही प्रिया कहती, पता नहीं पर मैं देख कर आती हूँ। इतना कह प्रिया कैफे के अंदर जाने लगती, वही नील भी उसके पीछे चल देता है। वही अंदर एक मासूम सा लड़का था जिसके हाथ से गलती से कॉफी वही बैठे एक कस्टमर के जूते पर गिर जाता है और वो आदमी काफी तमाशा शुरू कर दिया था कैफे में और आदमी उस लड़के पर चिल्ला रहा था। तभी प्रिया उस आदमी के पास जा कहती, एनी प्रॉब्लम सर। वही वो आदमी चिल्लाते हुए कहता, इस लड़के ने मेरे इतने महंगे जूते पर कॉफी गिरा दिया, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें। तो प्रिया का भी नजर उस आदमी के जूते पर गया और साथ ही उस लड़के के मासूम चेहरे पर जो फिलहाल सर को झुकाए खड़ा था। तभी प्रिया उस आदमी की तरफ देख कहती, माफी चाहूंगी सर, पर इस बच्चे से गलती हो गया, पर ये सॉरी कह देगा। वही वो आदमी कोल्डली कहा, सॉरी नहीं सुनना है मुझे, इससे कहो मेरे जूते अपने हाथ से साफ करे। तो प्रिया झट से कहती है, सर ये कुछ ज्यादा नहीं है, बच्चा है ये, हो गई इससे गलती। तो गुस्से में वह आदमी कहता है, आई डोंट केयर, कहो इससे साफ करे और माफी मांगे, नहीं तो तुम्हारे पूरे कैफे को बर्बाद कर दूंगा, जानती नहीं हो तुम मेरे पावर को। ये सुन वो मासूम लड़का घबराते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ, पर मेरे वजह से कुछ मत कीजिए। इतना कह वो लड़का अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों में टिश्यू पेपर में साफ करने को था, तभी नील उसका हाथ पकड़ लेता है। वही वो लड़का अपने नजरों को उठा और हैरान हो कहा, नील सर आप। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मलंग था। वही नील मलंग को खड़ा कर उस आदमी की तरफ अपने कोल्ड नजरों से देखा और गुस्से से कहता है, कितने महंगे हैं तुम्हारे जूते। नील ओबरॉय को देख उस आदमी के माथे पर पसीना छा जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, नील सर वो आदमी इतना बोला ही था कि नील अपने पैकेट से पर्स निकाल सारा पैसा टेबल पर रख दिया और गुस्से में कहा, बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगो मलंग से।